गुड मॉर्निंग दोस्तों। संभव इंस्टीट्यूट ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो आपकी रियल बुक है यानी पेपर फर्स्ट, उसको हम लेकर के आए हैं। उसमें हम आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ आपके पास में कि जो बेसिक चीज़ें आपकी बीएससी फर्स्ट में आपने पढ़ी हैं, नॉर्मली चीज़ें जो अपने काम में आने वाली हैं, फिर सीधा हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। सो जैसे हमारे पास में यूनिट फर्स्ट रहेगी। इस यूनिट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें जैसे अपने पास में नंबर्स के अंडरस्टैंडिंग कि अपने पास में कभी हम एन लेंगे, कभी डब्ल्यू लेंगे, कभी आई लेंगे, कभी आर लेंगे, कभी सी लेंगे, तो ये है क्या। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा एन। एन अपने आप में होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नंबर्स इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं। ये जो प्राकृत संख्याएं होती है ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, यार पॉजिटिव 1 2 3 4, और ये कहाँ जाएगी? इनफाइनाइट की ओर जाएगी अपने पास में। क्योंकि आप जब थ्योरम वगैरह प्रूव कर रहे होंगे उस समय अपने पास में एन डब्ल्यू आर ये सारी चीज़ें अपने सामने रहेंगी, तो कई बार क्या होगा कि इस चीज़ को लेकर के अपने पास से कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये एन क्या है, ये डब्ल्यू क्या है, हम इसमें ही क्यों लेते हैं। क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को ही लिखा जाता है वहाँ पर एन और डब्ल्यू के। जैसे मैं कहूँ कि इफ़ ए एंड बी आर एन बिलोंग्स टू एन, मैंने कहा ए और बी दो मेरे पास है, क्या है, जो आपके एलिमेंट हैं, जो आपके किस में बिलोंग कर रहे हैं? एन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ए और बी जो नंबर आएगा वो आपका पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है। ऐसा ही अपने पास में एक दूसरा है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है अपने पास में? होल नंबर। होल नंबर्स हिंदी में इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। 0 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट, अर्थात कहने का मतलब नॉट डिफाइन, यहाँ तक अपने पास वैल्यू जाएगी। जब अपने पास में ये कह दिया जाए कि ए और बी जो है वो आपका डब्ल्यू में लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में ए और बी जो है वो 0 1 से लेकर के और इनफाइनाइट तक कोई भी मेरे पास नंबर हो सकता है। आई बात समझे? यहाँ तक मेरे पास में कोई भी नंबर हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और आगे लिखते हैं इन आई। आई का मतलब क्या होता है? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन संख्या बोलते हैं इनको? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो आपकी नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर चलेगी। अर्थात कहने का मतलब है मेरे पास में नेगेटिव और पॉजिटिव जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर काउंट किए जाएंगे, वो सारे किस में आएंगे? मेरे पास में आई के अंदर आएंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे डी और ई, डी और ई मेरे पास है दो एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, और दोनों ही एलिमेंट किस में बिलोंग करके दिखा रहा हूं मैं? आई के अंदर बिलोंग करके दिखा रहा हूं। आई में दिखाने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास में डी और ई के जो भी नंबर लूंगा वो सारे नंबर क्या रहेंगे अपने पास में? पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप ये कोई जरूरी नहीं कि डी और ई के नंबर जो है वो आप पॉजिटिव वाले ही लेकर के चलोगे, आप नेगेटिव वाले नंबर भी ले सकते हो। तो यहाँ ये जो वर्ड होते हैं ये अपने पास साइन होते हैं, ये सारे साइन वगैरह ये शो करते हैं कि आप जो एलिमेंट ले रहे हो वो एलिमेंट आप वेरिएबल की फॉर्म में ले रहे हो, अर्थात ए बी जो अल्फाबेट वगैरह इस फॉर्म में ले रहे हो। लेकिन अगर मैं नंबर की फॉर्म में लूंगा तो मैं कौन सा नंबर वगैरह कौन सी एक संख्या वगैरह सेलेक्ट करूंगा, वो संख्या बताएगा इधर अपने पास में आने वाला जो भी साइन वगैरह होता है वो साइन। उसके बाद में अपने पास में सी। सी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं।
सम्मिश्र संख्या आपने 11th और 12th क्लास के अंदर अपने पास चैप्टर भी था जिसमें हम लोग ये लिखते थे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये जो x होता था अपने आप में और ये y, ये x जो था वो क्या था अपने आप में, रियल नंबर। कैसा नंबर था, रियल नंबर। और अपनी बुक का भी तो नाम क्या है, रियल नंबर है, अर्थात वास्तविक संख्याओं के ऊपर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अल्फाबेट लेकर ही चलते हैं, कुछ नंबर्स भी हम लेकर के चलेंगे कि जैसे ये जो नंबर हम ऊपर की तरफ लिख पा रहे हैं सारे नंबर इसमें भी काम में आने वाले हैं। दूसरा ये y जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इस रियल पर जो नंबर होता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। और जो ये इमेजिनरी नंबर है मेरे पास में इसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो है तो अपने पास में ये भी नंबर जैसे 0 1 2 4 से लेकर इनफाइनाइट के पॉजिटिव और जब अपने पास नेगेटिव है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आयोटा के साथ में होने के कारण हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक भाग कहा जाता है। लेकिन जहां देखा जाए तो एक्स और वाई क्या होते हैं अपने पास में, रियल नंबर्स ही होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी मेरे पास में एन, डब्ल्यू, आई और सी के बारे में। अब एक वर्ड और आता है अपने आप में जिसको बोलते हैं आर। आर क्या होता है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स अर्थात क्या बोलते हैं उसको, वास्तविक संख्याएं। देखो बेटा जो भी आप नंबर लोगे वो सारे नंबर्स क्या हैं अपने आप में, वास्तविक ही है। अर्थात वो नंबर उनकी कोई ना कोई वैल्यू है हर जगह, इसलिए आप जितने भी नंबर लेके चलोगे सारे नंबर क्या होंगे, वास्तविक होते हैं। अब यहाँ से देखिए ये ए नेचुरल नंबर, इसमें अपने पास हमने देखा कि 1 2 3 से लेकर पॉजिटिव जो 1 से लेकर के और इनफाइनाइट की ओर चल रहे हैं। लेकिन इस डब्लू में देखा जाए तो इसमें 0 इंक्लूड है। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि एन जो होता है वो आपका सबसेट होगा, किसका, डब्लू का। किसका होगा, आपका डब्लू का। अर्थात आपकी जो आपकी बीएससी फर्स्ट के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक है उसमें आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर समुच्चय वाला। उस समुच्चय वाले चैप्टर के अंदर अपने पास में रहता था कि अगर कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय होता है, अर्थात कोई भी एक सेट जो है किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है, वो उसी कंडीशन में होता है कि उस सेट के जितने भी जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट होता है वो इस सेट का सबसेट होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ से एन के जितने भी मेरे पास नंबर्स वगैरह हैं सारे नंबर्स किस में आ रहे हैं, डब्लू के अंदर निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब एन जो है वो आपका सबसेट है किसका, डब्लू का। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि डब्लू इज ए सबसेट ऑफ सेट एन, नहीं कह सकते, क्योंकि डब्लू में से एक मेरे पास में ये जो 0 नंबर एक ऐसा है जो आपका एन के अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डब्लू आपका एन का सबसेट नहीं होगा। इस आई की बात करता हूं तो आई के लिए क्या हो जाएगा कि आई में एन भी मेरे पास में सबसेट है किसका, आई का, और डब्लू भी क्या मेरे पास सबसेट है, आई का। और हमने अभी अभी देखा है कि एन जो सबसेट है किसका, डब्लू का सबसेट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एन इज ए सबसेट ऑफ डब्लू एंड डब्लू इज ए सबसेट ऑफ आई। तो ये अपने आप में दो एन और डब्लू क्या हो जाएंगे, आई के सबसेट हो जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग है अपने पास है इन नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने पास अपने चैप्टर की ओर। और चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या निकाय। वास्तविक संख्या निकाय। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीन चीजें पढ़ेंगे। कितनी चीजें पढ़ेंगे, तीन चीजें, अर्थात अभिग्रहितों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभिग्रहितों। देखो हर छोटी छोटी चीज लेकर के चल रहे हैं, ज्यादा मैटर पढ़ने से अच्छा है अपने को वही चीजें पढ़नी है जो अपने एग्जाम में काम में आने वाली है। उसके अलावा भी वो चीजें पढ़ेंगे कि जब आप बीएससी कंप्लीट करोगे उस समय आप आईआईटी का एग्जाम देते हो तो कोई भी छोटा छोटा आपका जो क्वेश्चन होगा वो आप क्लियर कर पाओगे क्योंकि बेसिक नॉलेज रहेगा। तो हम देखेंगे अभिग्रहितों की तीन श्रेणियां।
अभिग्रहितों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी होती है? सबसे पहले वाली जो सीरीज अपने पास श्रेणी रहेगी वो क्या है? क्षेत्र अभिग्रहित। क्षेत्र अभिग्रहित। सेकंड जो है वो आपकी क्या रहेगी? क्रम अभिग्रहित। और जो थर्ड है वो अपने आप में क्या है? कि पूर्णता अभिग्रहित। पूर्णता अभिग्रहित। आज हम जो पढ़ेंगे इन तीनों में से जो फर्स्ट वाली है अपने पास में कौन सी? क्षेत्र अभिग्रहित। इसके बारे में हम देखेंगे क्षेत्र होता क्या है, क्षेत्र की कंडीशंस क्या होती है, कि अगर अपने पास से कोई भी थ्योरम निकल के आ गई और वो जो थ्योरम है वो आपका क्षेत्र होगा या नहीं होगा, उसमें जो भी ऑपरेशंस अपने पास, जो भी संक्रिया अपने पास दे रखी होंगी वो क्षेत्र को परिभाषित कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो वो क्षेत्र को परिभाषित करेगी या फिर नहीं करेगी, उसके लिए अपने पास क्षेत्र अभिग्रहित की कंडीशंस का अपने बारे में पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा? क्षेत्र अभिग्रहित। क्षेत्र अभिग्रहित। देखो क्षेत्र अभिग्रहित जो है वो क्या होता है? देखो क्षेत्र अभिग्रहित में क्या होगा कि मेरे पास में एफ एक कोई एरिक समुच्चय होगा। सुनना, परिभाषा जो है वो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, मैं क्या बता रहा हूं उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके बाद में हम अपनी भाषा के अंदर इस परिभाषा को लिखेंगे कि एफ जो है वो क्या है? मेरे पास में एक एरिक समुच्चय है। कैसा है? एरिक समुच्चय है। एरिक तो होने का मतलब है इसमें चाहे कम से कम कुछ ना कुछ तो क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। लेकिन क्षेत्र के लिए क्या होगा कि एफ एक एरिक समुच्चय है और कम से कम 2 अवयव इसमें होंगे। अर्थात क्षेत्र के अंदर जब भी आप ऑपरेशन लगाओगे तो अपने पास में कम से कम 2 अवयव होने ही चाहिए। एक अवयव के ऊपर कोई भी ऑपरेशन वगैरह काम नहीं करता है। तो एक तो क्या होना चाहिए? एरिक समुच्चय होना चाहिए, एक कम से कम 2 अवयव होना चाहिए और इस पर 2 ही क्या होनी चाहिए? संक्रियाएं होनी चाहिए। कितनी संक्रिया होनी चाहिए? 2 संक्रिया होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? एक एरिक समुच्चय एफ जिसमें कम से कम 2 अवयव और कम से कम 2 द्विआधारी संक्रियाएं अगर विद्यमान है तो हम उसको क्षेत्र कहेंगे। साथ में यदि वो इनकी कुछ अभिग्रहित अर्थात ऑपरेशन संक्रियाएं वगैरह उनको अगर परिभाषित करता हो तो कितनी अपने पास अभिग्रहित कितनी संक्रिया वगैरह रहेगी? 11 संक्रियाएं रहेगी, जिसमें से 5 संक्रियाएं जो रहेगी वो ये 2 ऑपरेशन जो दे रखे हैं इनमें ही है। जैसे फर्स्ट वाला मैंने लिया प्लस और सेकंड क्या लिया मैंने? डॉट। प्लस वाले में भी अपने पास में क्या रहेगी कि 5 अभिग्रहित रहेगी अर्थात 5 ऑपरेशंस रहेंगे। और दूसरा गुणन वाला है उसमें भी कितने रहेंगे मेरे पास में? 5 रहेंगे। एक इनके अलावा अपने पास में रहेगा कौन से वाला? बंटनता। क्या रहेगा? बंटनता। इन टोटल को मिलाकर कितने होंगे? 11। अगर ये 11 अभिग्रहों को, जो 11 अभिग्रहित वगैरह है इनको अगर परिभाषित करता है तो अब वो अपने आप में क्या होगा? क्षेत्र होगा। तो यहां से आप क्षेत्र की परिभाषा क्या बता सकते हो कि हमारे पास में क्या होगा कि एक एरिक समुच्चय एफ जिसमें कम से कम 2 अवयव व कम से कम 2 ऑपरेशन संक्रियाएं वगैरह विद्यमान हो तो उसको क्षेत्र करते हैं। और साथ में वह निम्नलिखित 11 अभिग्रहितों को परिभाषित करता हो। तो 11 अभिग्रहित कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि योग संवर्त नियम। कौन सा? योग संवर्त नियम। योग संवर्त नियम। मैंने माना कि मेरे पास में 2 एलिमेंट ऐसे हैं ए एंड बी, वो किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं?
ऐप के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अर्थात ए और बी दो ऐसे अवयव होंगे जो ऐप के अंदर होंगे, और वो इस प्रकार से विद्यमान होगी कि जब ए प्लस बी, अर्थात उन दोनों एलिमेंट का, दोनों अवयवों का यदि मैं योग करता हूं तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो भी किस में आनी चाहिए, ऐप के अंदर ही आनी चाहिए। फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू एफ, यानी दोनों जो आप दो अवयव लेके चल रहे हो, दोनों अवयव का यदि आप योग करते हो, अर्थात उनका जोड़ते हो उनको, तो उनकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी किस में आनी चाहिए, ऐप के अंदर ही विद्यमान होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा, योग सामर्थ्य नियम। दूसरा पॉइंट अपने पास में क्या रहेगा, योग साचर्य नियम, योग साचर्यता नियम। योग साचर्यता नियम के अंदर अपने पास में देखो, जब भी अपने पास साचर्यता की बात की जाती है तो ध्यान रखें साचर्यता के अंदर तीन अवयव लिए जाते हैं। तो यहां पर मैं कितने अवयव लेके चलूंगा, तीन, ए बी सी, और ये तीनों ही अवयव किस में जाएंगे, कैपिटल ऐप के अंदर। ये ऐप हमें क्यों लेके चल रहे हैं, देखो मेन पॉइंट ये है कि आपने कहा कि सर आपने एन डब्ल्यू आई और जो जेड वगैरह ये आपने मुझे बताया, लेकिन ये ऐप आप लेके चल रहे हो, तो ऐप ही क्यों लेके चल रहे हो बेटा, जो हम क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र को बेटा इंग्लिश में कहते हैं फील्ड। तो क्या होगा कि ये बता रहा है कि जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट कैसे आएंगे, उसी क्षेत्र के अंदर विद्यमान होंगे, अर्थात ऐप के अंदर विद्यमान होंगे। अभी हमने उन नंबर्स के बारे में नहीं लेकर, अभी हम लोग वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, जो वेरिएबल किस में लेकर चल रहे हैं, ऐप के अंदर लेकर के चल रहे हैं। तो योग साचर्यता नियम के लिए ए बी सी तीन अवयव ऐसे होंगे जो ऐप के अंदर होंगे, और इन तीनों अवयवों के अंदर जब ए प्लस बी प्लस सी करते हो और ए प्लस बी प्लस सी करते हो, तो ये मान भी किस में आना चाहिए, अपने पास में ऐप के अंदर विद्यमान होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, ये तीनों अवयव किस में आएंगे, अपने पास कैपिटल एफ के अंदर विद्यमान होंगे। तो दो संक्रिया हमने कर लिए, योग संवर्त नियम और योग साचर्य नियम। अब देखें कौन सा, योग तत्समक नियम। कौन सा तीसरा पॉइंट क्या रहेगा मेरे पास में, योग तत्समक नियम। इसमें क्या होगा मेरे पास में कि हम दो अवयव, इसमें एक अवयव लेकर चलेंगे कि माना यदि ए मेरे पास है कोई एलिमेंट है जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ऐप के अंदर बिलोंग कर रहा है, और वो इस प्रकार से है कि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, जो अपने पास में इक्वल टू जीरो प्लस ए भी हम इसको कर सकते हैं। फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। अब ये जो यहां पर जीरो हमने लिया है, ये जीरो क्या है, गुणन संक्रिया के लिए योग तत्समक अवयव है, अर्थात तत्समक अवयव है मेरे पास में, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो योग संक्रिया के लिए अगर आपसे ये कहें कि तत्समक अवयव क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, जीरो बताओगे। तो जीरो मेरे पास में यहां पर क्या है, योग तत्समक जो नियम है उसका क्या है, तत्समक अवयव विद्यमान। इसको हम क्या कहते हैं, योग तत्समक नियम। दूसरा आगे हम देखेंगे, अब जीरो जो जो अवयव है वो आपका क्षेत्र ऐप के लिए योज्य तत्समक अथवा अशून्य अवयव होता है। फोर्थ पॉइंट अपने पास में क्या रहेगा, योग प्रतिलोम या फिर योज्य प्रतिलोम। क्या बोलेंगे इसको, योज्य प्रतिलोम। एक मिनट, ये देखिए योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम देखो, जब आप मतलब प्रतिलोम ज्ञात करते हो तो उस समय क्या होता है कि जो योग तत्समक अवयव आपने निकाला है वो इसके इक्वल आएगा। अर्थात कहने का मतलब मैं कहूं कि मेरे पास में यदि ए जो एलिमेंट है वो किसका है, ऐप का है, तथा बी जो है वो भी किस में, मेरे पास में बी जो है वो भी किस में ले लिया, मैंने ऐप के अंदर ले लिया, और यहाँ ये जो बी है वो क्या है, इस ए का प्रतिलोम अवयव है। अर्थात मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, या फिर बी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। जहां लिख देंगे, जहां बी जो है, बी अवयव ए का योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम अवयव है, या फिर प्रतिलोम अवयव है।
अर्थात कहने का मतलब है यहाँ जो b का मान होगा वो b का मान क्या होगा अपने आप में माइनस ए होगा। क्या होगा? माइनस ए। ये माइनस ए क्यों होगा? क्योंकि आप जैसे यहाँ पर देखो b का मान माइनस ए रखोगे, क्या रखोगे? माइनस ए। तो a प्लस माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में? 0 निकल के आएगी। जो क्या निकल के आ रहा है? एक तत्सम के अवयव निकल के आ रहा है। तो ध्यान रखें b जो है यहाँ पर, ये b क्या है? इस अवयव a का एक योज्य प्रतिलोम अवयव है और जिसका मान कितना मेरे पास है? माइनस ए होता है। पांचवी कंडीशन जो क्या होगी अपने पास में? योग क्रम विनिमयता। योग क्रम विनिमयता। इसमें क्या कहेंगे कि माना या फिर यदि a और b दो मेरे पास में अवयव है जो किसके हैं? f के एलिमेंट हैं। किसके हैं? f के एलिमेंट है और वो इस प्रकार से परिभाषित है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल F। अर्थात कहने का मतलब है जब आप दोनों अवयवों का योग करते हो तो आप चाहे उसको a प्लस बी करे या फिर b प्लस ए करे, दोनों की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी? एक समान निकल के आएगी। अगर ऐसा होता है कि जब आप a प्लस बी करते हो या फिर b प्लस ए करते हो और दोनों की वैल्यू सेम निकल के आती है तो यहाँ पर अपने पास एक क्रम विनिमय, जो आपका क्रम विनिमयता नियम है ये आपका फॉलो हो रहा है। अर्थात कौन सा और कौन संक्रिया है? योग संक्रिया है, इसलिए योग क्रम विनिमयता नियम कहते हैं इसको। और दोनों का मान अपने पास में क्या हो जाएगा? इक्वल इक्वल निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्षेत्र के लिए जो हमने दो संक्रियाएं बताई थी, कौन सी? प्लस और डॉट वाली, अर्थात योग और गुणन संक्रिया के लिए। तो योग संक्रिया वाले के अंदर हमने जो पांचों कंडीशंस देखी हैं अभी देखें। सबसे पहले हमने क्या देखा? योग संवर्त नियम। उसके बाद में क्या देखा? योग शास्त्रीय नियम। और उसके बाद में हमने तीन कंडीशन और देखी, योज्य तत्समक नियम और योज्य प्रतिलोम और योगी क्रम विनिमयता। यही पांचों कंडीशन हम किस में देखने वाले हैं? गुणन संक्रिया के अंदर देखने वाले हैं। आइए अब गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया अभी उसी में चल रहे हैं हम लोग। किसके अंदर? क्षेत्र के अंदर। क्षेत्र के जो अभिग्रहित है, 11 अभिग्रहितों की हमने चर्चा की थी, वो 11 अभिग्रहित बता रहे हैं। अभी तक हमने 5 अभिग्रहितों की बात की है जो योग संक्रिया के लिए थी। अभी जो किसकी होगी अपने पास से? गुणन संक्रिया के लिए होगी। इसमें सबसे पहले क्या होगा? गुणन संवर्त नियम। गुणन संवर्त में क्या होगा? वही चीजें, माना यदि ए मेरे पास एलिमेंट वो किसका है? एफ का निकल के आ रहा है और वो इस प्रकार से लेंगे एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी ध्यान रखिए कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहां ले लीजिए, चलो कोई बात नहीं, यहां हम लेके चलेंगे। यहां मैंने यहाँ ए इज इन बिलोंग्स टू एफ एंड बी इज बिलोंग्स टू एफ, दो अवे ले लेंगे। दोनों क्या है? ए इज बिलोंग्स टू एफ लीजिए या फिर बी इज बिलोंग्स टू एफ, और दोनों का साथ में लिखो तो आप दोनों का साथ में लिख सकते हो। कैसे? कि ए एंड बी इज बिलोंग्स टू एफ। वो किस प्रकार से होंगे? अब क्या बोलिए अपने पास से? संक्रिया कौन सी है? गुणन की संक्रिया है। इसका मतलब ए डॉट बी किया जाएगा और वो भी किस में आएगा? मेरे पास में एफ में आना चाहिए। ए और बी जो दो अवयव लेकर चले हैं वो दोनों अवयव एफ के लेकर चले हैं, दोनों का गुणन करूंगा तो उनकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो भी मेरे पास में किस में होनी चाहिए? एफ के अंदर ही विद्यमान होनी चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो ये मेरे पास में कौन संख्या हो जाएगी? गुणन संवर्त वाले। सेकंड मेरे पास में क्या रहेगा? गुणन शास्त्रीयता नियम। गुणन शास्त्रीयता नियम। गुणन शास्त्रीयता नियम के लिए देखो क्या वर्ड है अपने पास में? शास्त्रीयता। कितने एलिमेंट लेके चलोगे? कितने अवयव लेके चलोगे? 3 अवयव लेके चलना है। कि यदि ए बी सी इज बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, कि ए बी सी किसके अवयव मेरे पास में? कैपिटल एफ के अवयव है। और इसकी संक्रिया के लिए क्या होगा? कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ।
तो 3 अवयव लेके चल रहे हो तो पहले दोनों अवयव का मल्टीप्लाई करो, फिर आप कैसे करोगे, तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करो, या फिर लास्ट के जो 2 एलिमेंट है उनका आप कीजिए मल्टीप्लाई, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको आप कीजिए फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास से वैल्यू क्या निकल के आएगी, दोनों की सेम ही निकल के आएगी। तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, अपने पास आपस में इक्वल है, इसका मतलब यहां से क्या होगा, साचरिता जो नियम है वो आपका फॉलो हो जाएगा। उसके बाद में तीसरी कंडीशन, गुणन तत्समक नियम। इसमें क्या होगा, वही चीजें अपने पास में एक एलिमेंट लेके चलना है। यदि ए इज बिलोंग्स टू एफ, यदि ए मेरे पास है, एफ का एक क्या है, एलिमेंट है, और वो इस प्रकार से परिभाषित है कि ए डॉट वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन डॉट ए, अर्थात हमारे पास में ये जो तत्समक अवयव लेकर के चलते हैं वो इस प्रकार से लेकर के चलते हैं कि जो अवयव आप एफ का लेकर चल रहे हो मेरे पास में, उस तत्समक अवयव को उस ए अवयव से मल्टीप्लाई करने के बाद में वही अवयव निकल के आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मेरे पास में वहां से तत्समक अवयव पता चल जाएगा कि कौन सा तत्समक अवयव होगा। जैसे अभी हमने किया था कि इसके अंदर योग संक्रिया नियम के अंदर, तो मेरे पास में जो जीरो था वो क्या था, आपका योग संक्रिया यानी योग तत्समक नियम के लिए तत्समक अवयव था। लेकिन यहाँ गुणन संक्रिया की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर जीरो लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू जीरो निकल के आ जाएगी, अर्थात जो अवयव मैं लेके चला हूँ ऐप का वो अवयव निकल के नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जैसे ही मैं वन लेके चलता हूँ तो मेरे पास में जो अवयव ऐप का लेके चल रहा हूँ वही अवयव मेरे पास निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन जो है वो आपका एक तत्समक अवयव है, किसके लिए, आपकी जो गुणन संक्रिया है उसके लिए। तो ए डॉट वन इज इक्वल टू ए, अर्थात वन डॉट ए निकल के आ जाएगा। और यहाँ कर देंगे फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू एफ, और वन जो होगा वो क्या है मेरे पास में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव या फिर बोलेंगे इकाई अवयव है। इसको इकाई क्यों कहा हमने, क्योंकि हमने क्या लिया, इसमें वन लिया। तो तत्समक अवयव जो होता है गुणन संक्रिया के लिए वो क्या है, वन भी है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई अवयव भी कहते हैं। अब आगे तीसरी कंडीशन तो होगी। अब देखिए फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या होगी अपने पास में, गुणन प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। इसमें वही कंडीशन माना ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, ए हमने किस में लिया, किसका लिया, कैपिटल एफ का एक अवयव लेकर चले, और वो इस प्रकार से लेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू वन, ए डॉट बी इज इक्वल टू वन, और यहां लिख देंगे जहां बी जो है मेरे पास में, बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव है, प्रतिलोम अवयव है। यहां अगर b की बात करें वैल्यू की, भाई b का मान क्या होगा, तो b का मान क्या निकल गया मेरे पास में, a इनवर्स निकल के आएगा। यहां कंडीशन एक और के, एक कंडीशन का और आपको ध्यान रखना है कि a जो अवयव लेकर चल रहे उसका मान आपके पास में जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो हमने b का मान क्या लिया, a इनवर्स, तो आप यहां जैसे ही b का मान रखते हो तो a डॉट a इनवर्स, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, वन। ये जो a इनवर्स लिया इसको आप वन अपॉन a भी ले सकते हैं। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो a डॉट वन अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, वन। अर्थात जो अपने पास में जो a b इक्वल टू a इनवर्स, अर्थात गुणन तत्समक अवयव जो हमने लिया था, गुणन तत्समक अवयव वो क्या था, वन था, तो वो वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है। अब इसका एक जो है उसका मान जीरो हम क्यों नहीं लेते हैं, देखो जैसे ही हमने यहाँ पर ए का मान जीरो ले लिया तो इसका इनवर्स यानी वन अपॉन जीरो करेंगे, और जैसे ही वन अपॉन जीरो करेंगे तो इसका मान क्या बन जाता है अपने पास में, इन्फिनिटी, अर्थात नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ए का मान जीरो नहीं लिया जाता है। तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, इसका मान या तो ए इनवर्स या फिर आप जो भी एलिमेंट लेके चलते हो उसका उल्टा। तो ये कौन सा नियम हो गया अपने पास से, गुणन प्रतिलोम अवयव यहाँ पर परिभाषित हो गया है। अब अपने पास में इसके लिए फिफ्थ कंडीशन रहेगी, और वो कौन सी है, गुणन क्रम विनिमयता। गुणन क्रम विनिमयता। इसमें क्या करेंगे कि माना ए
बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, कि ए और बी जो मेरे पास है अवयव वो आपके किस में है, कैपिटल एफ के अंदर है। इस प्रकार से होंगे कि जब ए डॉट बी करते हो या फिर बी डॉट ए कीजिए, उन दोनों का मान आपस में क्या आएगा, इक्वल निकल के आएगा। फॉर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, और दोनों किस में होंगे, मेरे पास में कैपिटल एफ के अंदर होंगे। तो अगर ये कितने कंडीशन, 5 कंडीशन हो गई। हमने योग संक्रिया के लिए 5 कंडीशन पढ़ी, और जो आपकी गुणन संक्रिया थी उसके लिए भी हमने 5 कंडीशन देख ली है। तो कितने कंडीशन हो गई टोटल मिलाकर के, 10 कंडीशन हो गई। हमने 11 अभिग्रहों की बात की थी, अभी तक हमने 10 अभिग्रहों की ओर बढ़े हैं। अब जो लास्ट में अपने पास में है वो कौन सा रहेगा, बंटनता नियम। बंटनता नियम अगर ये और हो जाता है तो पूरा अपने पास क्या बन जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा। मैंने माना ए बी एंड सी, ए बी एंड सी इज बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, और वो इस प्रकार से है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर ये है अपने पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, वाम बंटन का गुणधर्म। वाम बंटन का गुणधर्म, वाम बंटन का गुणधर्म। दूसरी अगर मैं ये कहूं कि बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण बंटन का नियम। तो ध्यान रखिए, जब दो अवयवों का योग आता है और योग करने के बाद में किसी एक अवयव से अगर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, बाहर वाला जो जो मेरे पास एलिमेंट होगा वो उन दोनों एलिमेंटों के योग से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास में इस प्रकार से निकल के आएगी। तो टोटल कंडीशन अपने पास में कितनी होगी, 11 कंडीशंस हो गए, अर्थात 11 अभिग्रहित हो गए। अगर ये 11 अभिग्रहित अपने पास फॉलो हो रहे हैं किसी भी थ्योरम के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, अपने आप एक क्षेत्र बन जाएगा। चलो आगे बढ़े, अब हम करते हैं थ्योरम्स। देखो, थ्योरम करने से पहले मैं आपको एक दो चीज बता देता हूं कि जो थ्योरम में काम में आने वाली है। आपसे क्या होगा कि अद्वितीय हल पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे, अद्वितीय हल। तो देखो, अद्वितीय हल के अंदर आपको एक बात का ध्यान में रखना है कि इसमें कोई भी अवयव दे रखा हो, आपको दो अवयव लेके चलेंगे, या तो एक्स और वाई, या फिर ए बी, या फिर 0 और 0 डैश। मतलब कहने का मतलब है कि अद्वितीय हल निकालने के लिए अपने को दो अवयव लेके चलने पड़ते हैं, और दोनों ही अवयवों को आपस में क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर दोनों ही अवयव आपस में इक्वल आ जाते हैं, दोनों ही अवयव जो है वो अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, मेरे पास में अद्वितीय हल निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर आपके पास थ्योरम आती है और उसमें यह कहें कि इसका हल क्या होता है, अद्वितीय होता है, तो क्या करोगे, दो अवयव लेकर चलना है और दोनों अवयवों को आपस में इक्वल दिखा दीजिए। अगर दोनों इक्वल निकल के आ गए तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। और अगर इक्वल नहीं निकल के आते हैं तो वो आपका अद्वितीय हल नहीं होता है। तो हम ऐसे एक थ्योरम अगर करते हैं और थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। आपकी बुक की सबसे फर्स्ट थ्योरम है प्रमेय, आपकी बुक में देखो बेटा 1.01। प्रमेय क्या कर रही है अपने से कि प्रत्येक क्षेत्र में शून्य या योज्य तत्समक, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में शून्य या वो आपका योज्य तत्समक, योज्य तत्समक और इकाई या गुणान, और इकाई या गुणन तत्समक, तत्समक अवयव सदैव अद्वितीय होते हैं। अवयव सदैव अद्वितीय
होते हैं। अब देखो थ्योरम आ गई। अब ये कन्फ्यूज हो गए। अब आप कहोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि जब भी अद्वितीय हल होता है तो दो अवयव लेकर चलेंगे और दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है। लेकिन ऊपर कंडीशन देखिए कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, यानी अपने पास जो भी क्षेत्र होगा उस प्रत्येक क्षेत्र के अंदर योज्य तत्समक अर्थात योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, साथ में इकाई या गुणन तत्समक यानी गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, ये दो कंडीशन के बारे में ही बताना है कि अपने पास में क्या होता है, अद्वितीय हल होते हैं, सदैव अद्वितीय होते हैं। तो सबसे पहले अगर जब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे तो प्रूफ में हम क्या लेके चलेंगे कि माना मेरे पास में यदि जीरो मेरे पास में एलिमेंट है किसका, एफ का एक एलिमेंट है, तो यानी किस परिभाषा से, योज्य तत्समक की परिभाषा से, योज्य तत्समक की परिभाषा से। उसकी परिभाषा क्या कहती है कि जीरो प्लस जीरो डैश इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो डैश इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो और जीरो डैश मेरे पास में क्या रहेंगे, जीरो एंड जीरो डैश दो अवयव है। आप इसको पर्टिकुलर ना मत लीजिए, अगर आप जीरो को पर्टिकुलर ले लोगे तो आप इक्वल नहीं दिखा पाओगे। तो जीरो एंड जीरो डैश मेरे पास है दो क्या है, अवयव है। और हमने योज्य तत्समक की जो आपकी परिभाषा है उससे मैंने लिख दिया कि जीरो प्लस जीरो डैश बराबर क्या मेरे पास में जीरो। और ये जो मेरे पास में यहाँ पर जीरो जो आपका क्या जीरो प्लस जीरो डैश कितना है, जीरो निकल के आया है। तो जीरो डैश क्या है, एफ में तत्समक अवयव है। क्या है, एफ में तत्समक अवयव है। अगर यही मैं इसकी बात कर लूं कि जीरो प्लस जीरो डैश इज इक्वल टू जीरो डैश आ गया है, तो यहां पर जो जीरो होगा वो क्या होगा, एफ में तत्समक अवयव है। अब यहां से आप दोनों कंडीशन से देखिए, इनसे ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगी नहीं होंगी, अर्थात कहने का मतलब है कि जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश मेरे पास में हो जाएगा। तो हम कितने अवयव लेके चले थे, दो अवयव, कि यदि जीरो बाय जीरो डैश मेरे पास में दो अवयव हैं और योज्य तत्समक की परिभाषा से मैंने इस प्रकार से लिखे हैं कि एक बार तो जीरो प्लस जीरो डैश बराबर जीरो लिया, यानी जीरो डैश को मैंने एफ जो क्षेत्र है उसका एक तत्समक अवयव मानना है। और एक बार मैंने जीरो प्लस जीरो डैश बराबर क्या लिया, मैंने जीरो डैश लिया है। तो यहां पर मेरे पास में जो जीरो है, एक मिनट, ए जीरो डैश, हाँ यहां पर जीरो क्या हो जाएगा, क्षेत्र एफ का एक तत्समक अवयव हो जाएगा और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में शून्य या योज्य तत्समक के लिए इसका जो हल होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। अब हम बताएंगे कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इकाई या गुणन तत्समक अवयव के लिए क्या होता है, सदैव अद्वितीय हल होता है। तो इसमें भी हम कितने अवयव लेकर चलेंगे, दो अवयव लेकर के चलेंगे। माना वन तथा वन डैश एफ के दो अवयव हैं। किसके हैं, एफ के मेरे पास में दो अवयव हैं। और कौन से अवयव हैं बेटा, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक अवयव है। एक बार क्या करेंगे, हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे कि वन डॉट वन डैश इज इक्वल टू वन ले लिया हमने, चलो वन डैश दे देता हूं। बात एक ही है कि वन डॉट वन डैश इक्वल टू क्या लिया मैंने, वन डैश लिया है। अर्थात कहने का मतलब है कि एलिमेंट कौन सा मेरे पास में अभी ये है या फिर ये एलिमेंट है। क्यों, हम क्या करते थे कि ए डॉट वन इज इक्वल टू ए आना चाहिए था, यानी यहां जो होता था वो अवयव लेते थे। जैसे मैंने लिखा ए इज बिलोंग्स टू एफ, तो जो अवयव हम जिसका मतलब एफ का लेते थे वही अवयव निकल के आता था या नहीं आता था। तो यहां से वन डॉट वन डैश इक्वल टू वन डैश लिया, इसका मतलब ये मेरे पास में अवयव है, किसका अवयव है, एफ का अवयव है। इसका मतलब यहां से मेरे पास वन क्या है, एफ का गुणन तत्समक अवयव है, गुणन तत्समक अवयव है। अगर मैं यहां बात करता हूं कि वन डॉट वन डैश इज इक्वल टू वन ले लिया, तो यहां से वन डैश क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये जो वन डैश है ये क्या हो जाएगा, एफ का गुणन तत्समक अवयव, तत्समक अवयव है। तो आप देखिए
ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, अर्थात 1 इक्वल्स टू 1 डेज हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि दो अवयव लेके चला था मैं 1 और 1 डेज, और दोनों को मैंने क्या दिखा दिया, आपस में इक्वल दिखा दिया है। तो ये भी क्या होगा, गुणन संक्रिया के लिए प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इकाई या गुणन संक्रिया क्या होता है, सदैव अद्वितीय हल होता है। तो अपने को थ्योरम में क्या करना है, दो ही चीजें बताई थी, एक तो योग के लिए था और एक गुणन के लिए था। योग के अंदर जब बोले तो 0 और 0 डेज मैंने दो लिए थे अवयव, और दोनों को मैंने क्या दिखा दिया, आपस के अंदर इक्वल दिखा दिया। तो यहां से ये क्या हो गया कि योज्य जो योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य तस्मक अवयव होता है, उसके लिए आपस में क्या होगी, ये दोनों इक्वल दिखा दी। यहाँ मैंने 1 और 1 डेज लिए थे और दोनों को मैंने क्या दिखा दिया, आपस में इक्वल दिखा दिया है। तो ये क्या होगा, इकाई या गुणन संक्रिया के लिए अद्वितीय हल दिखा दिया गया है। बोले यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो चले आगे वाले थ्योरम करते हैं। थ्योरम नंबर 2, प्रमेय 1.02। प्रमेय क्या करिए, देखे बेटा, फर्स्ट पॉइंट देखे पहले, क्षेत्र के प्रत्येक अवयव का क्या कर रहा है, क्षेत्र के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होता है। योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो क्षेत्र के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। योज्य प्रतिलोम की बात की गई है, तो इसके प्रूफ के अंदर बात करेंगे। तो माना एफ मेरे पास में क्या है, एक क्षेत्र है जो क्या है, साथ में अरिक्त भी है, क्या है, अरिक्त है। तो और साथ में ए बी एंड बी डेज, क्या मान लेंगे बेटा, बी एंड बी डेज मेरे पास में दो अलग अलग योज्य प्रतिलोम अवयव है। योज्य प्रतिलोम अवयव है। किसके योज्य प्रतिलोम अवयव, ए के योज्य प्रतिलोम अवयव है। वो इस प्रकार से है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। साथ में ए प्लस बी डेस इज इक्वल टू 0 एंड बी डेस प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दीजिए। देखो बी और बी डेस हम दो अवयव लेकर चले, ठीक है। क्या दिखाना है अपने को, अद्वितीय दिखाना है। अद्वितीय के लिए दो अवयव लेकर चलने पड़ते हैं, दोनों को आपस में इक्वल दिखाना होता है। मैंने बी और बी डेस लेकर चला हूं और दोनों को आपस में इक्वल दिखा दूंगा। अब क्या करेंगे, अब जैसे मान के चलो मैंने लिखा बी डेस, क्या लिखा मैंने, बी डेस। इस बी डेस को क्या मैं बी डेस प्लस 0 भी लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। बी डेस प्लस 0 बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो बी डेस प्लस 0 लिख सकता हूं। तो इस बी डेस प्लस 0, तो बी डेस प्लस इस 0 की जगह देखो ये 0 है तो ए प्लस बी लेकर चल सकता हूं मैं, ए प्लस बी किसकी जगह लिखा है मैंने, 0 की जगह। अब यहां से बी डेस प्लस ए प्लस बी, ये किस नियम से किया है मैंने बेटा, साहचर्यता नियम से। किससे किया है, साहचर्यता नियम से। और यहां पर हमने किस लिया है, समीकरण 1 से लिया है। किसे, समीकरण नंबर 1 से लिया है। अब यहां से बी डेस प्लस ए क्या होता है, 0। तो 0 प्लस बी ये किसे आ गया, समीकरण नंबर 2 से। किसे, समीकरण नंबर 2 से। और यहां से मान कितना आ गया मेरे पास में, बी लेकर क्या चले थे हम लोग, बी डेस लेकर के चले थे और क्या निकल गया मेरे पास में, बी, अर्थात बी डेस इज इक्वल टू बी। जो दो हम अवयव लेकर चले थे, दोनों अवयव आपस में क्या दिखा दिए, इक्वल दिखा दिए। इसका मतलब यह हो गया कि क्षेत्र के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। सो बी डेस इज इक्वल टू बी, आपको यहीं तक दिखाना है। तो यहां से आप कह सकते हो कि अतः क्षेत्र F के किसी अवयव ए के योज्य प्रतिलोम आपस में क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं।
फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इस थ्योरम का? सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि क्षेत्र के प्रत्येक अशून्य अवयव, क्षेत्र के प्रत्येक अशून्य अवयव, अशून्य अवयव का गुणन, का गुणन प्रतिलोम अद्वितीय, अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। अब क्या करना पड़ेगा? हमें गुणन जो प्रतिलोम है उसको अद्वितीय दिखाना पड़ेगा। इसी के लिए वही चीज हम क्या करेंगे, दो अवयव लेकर के चलेंगे कि माना सॉल्यूशन, माना मेरे पास में ए कोई क्या है, ए कोई अवयव है जिसके जिसके दो गुणन प्रतिलोम अवयव, दो गुणन प्रतिलोम अवयव कौन कौन से हैं? बी तथा बी डैश, बी तथा बी डैश है। तब ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी डॉट ए, साथ में एक दूसरा ए डॉट बी डैश इज इक्वल टू 1 इक्वल टू बी डॉट, सॉरी बी डैश डॉट ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या दिखाएंगे कि बी और बी डैश आपस में क्या होंगे, बी और बी डैश आपस में क्या बन जाएंगे, इक्वल दिखाने हैं। तो हम क्या लेकर चलेंगे, यहां से आप चाहे बी जो है वो आप लेकर चल लीजिए या फिर अपने पास में बी डैश है वो आप लेकर चल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ बी डैश, बी डैश इज इक्वल टू, इसको मैं बी डैश डॉट 1 भी तो कर सकता हूँ। जब बी डैश डॉट 1 कर सकता हूँ तो मुझे पता है कि 1 की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी किससे किया हमने, समीकरण 1 से। अब यहां से बी डैश डॉट ए डॉट बी जो है इसको बी डैश डॉट ए डॉट बी कर देंगे, किस नियम से, साचर्यता नियम से, साचर्यता नियम से। देखो बेटा ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो यही चेक करता है कि बच्चे ने कौन सा रूल अप्लाई किया है। अगर आपने ये नहीं लिखा ये लिखा है तो वो समझेगा कि बच्चा रट करके आया है, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आप ऐसे अगर हर चीज अगर लिखते हो ब्रैकेट के अंदर तो एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपको क्या करेगा वो 2-3 नंबर एक्स्ट्रा भी दे करके चला जाएगा, सिर्फ ओनली अपनी ही छोटी सी चीज की वजह से। और एक आपकी राइटिंग अच्छी करोगे तो वैसे उसका माइंडसेट अच्छा रहेगा, तब भी आपको वो अच्छे से अच्छे नंबर दे करके चला जाएगा। सो यहां से हमने क्या किया, बी डैश डॉट ए डॉट बी साचर्यता नियम से। अब बी डैश डॉट ए, बी डैश डॉट ए कितना होता है, 1 होता है मेरे पास में, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 डॉट बी, किससे, समीकरण 2 से। तो यहां से क्या बन गया मेरे पास में, बी। क्या लेकर चला था, बी डैश लेकर चला था, और क्या निकल गया मेरे पास में, बी निकल के आ गया है। तो यहां से जो दो अवयव लेकर चले थे दोनों अवयव आपस में क्या होंगे, इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि क्षेत्र के प्रत्येक अशून्य होंगे, यानी जो अपने पास क्षेत्र होगा उसका अशून्य अवयव किसके लिए, आपका जो गुणन प्रतिलोम है उसके लिए वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो जब गुणन की बात की जाती है तो आपको क्या लेना है, 1 ले लीजिए। ध्यान रखें कि जो योग्य जो सॉरी जो योग जो होता है उस योग के लिए तस्मय क्या होता है मेरे पास में 0, और जो गुणन होता है उसके लिए क्या होता है मेरे पास में 1 होता है। खास तौर से ध्यान रखें जब तत्समक अवयव की बात की जाती है, योज्य तत्समक या फिर जो आपका गुणन या फिर इकाई तत्समक, उस समय आपको क्या करना है 0 और जो आपका 0 डैश वो लेकर चलना है, और 1 एंड आपका जो 1 एंड 1 डैश लेकर चलना है। लेकिन जैसे योज्य प्रतिलोम की बात करता है उस कंडीशन में आप बी एंड बी डैश लेकर के चलना है और दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है। मैंने वही किया, दोनों को आपस में क्या दिखा दिया, इक्वल वगैरह दिखा दिया है। इसका मतलब मेरे पास दोनों क्या होंगे, अद्वितीय हल निकल के आ गए हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।